दोस्तों, अक्सर आप कहते सुनते हैं कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की कमी है। लिखने वाले, पढ़ने वाले, शोध करने वाले लोग राजनीति में नहीं आते हैं। आपको आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जो मुंबई यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, लंबे समय तक पढ़ाया है, दर्जनों किताबें और आर्टिकल हैं और उतना ही सक्रियता से, उतना ही संजीदगी से और राजनीति में भी शामिल रहे हैं और शामिल हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर प्रोफेसर सुरेश माने। सुरेश माने साहब बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और वहीं पढ़ाए हैं। और इसके साथ साथ दिलचस्प यह है कि 1982 से लेकर 2003 तक ये कांशीराम जी के साथ घनिष्ठता से जुड़े रहे हैं और 2003 से लेकर 2014 तक ये बीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। बीएसपी इन्होंने क्यों छोड़ा उस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। और अभी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। 2015 में इन्होंने इसकी स्थापना की है। कांशीराम जी के साथ इन्होंने भारत भ्रमण किया है और बीच में 2015 के बाद इन्होंने एक नेशनल बहुजन अलायंस भी बनाया है और उस पर भी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। आजकल देश भर में घूम रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या करने वाले हैं, क्या योजना है, भावी योजना है। बड़े लीडर रहे हैं, कांशीराम जी के साथ रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। पहले इनके अकादमिक वर्ल्ड, एकेडमिक दुनिया, इनके पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, शोध की दुनिया के बारे में जानेंगे, फिर राजनीति पर आऊंगा। पूरा वीडियो देखते, सुनते, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। स्वागत है सर माने साहब, स्वागत है अम्बेडकरनामा में। शुक्रिया आपका। आपने अम्बेडकरनामा पहले देखा है? जी। अच्छा, चलिए, ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया। हाँ, तो अब आजकल पॉलिटिकल पार्टी का मुखपत्र नहीं होता है, खास तौर से दलित पिछड़े पार्टी का। साउथ इंडिया छोड़ दे तो मीडिया ही नहीं होता। चलिए, अपने हमारे दोस्तों को अपने बारे में बताइए कि आपने कहां से पढ़ाई की, कैसे कैसे एकेडमिक करियर के साथ पॉलिटिकल करियर कैसे आपने बैलेंस करके रखा। साथियों, आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके पहले आदरणीय रतनलाल जी, सारी टीम, इनका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे रूबरू होने का मौका मिला, इसलिए शुक्रिया। जय भीम। तो आप सभी जानते हैं कि मैं कह रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण कई मोर्चे पर उन्होंने अपने मर्यादित आयुष्य और साधनों का प्रयोग करते हुए कई दरवाजे खोल दिए। उसमें से एक था पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, जिसकी स्थापना बाबा साहब ने 1945 में मुंबई में की थी जी। और जिसके कारण कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, खास करके औरंगाबाद, मुंबई में एक मिलिन कॉलेज जैसे एक विशाल कॉलेज औरंगाबाद में, सिद्धार्थ विधि महालय, देन अम्बेडकर कॉलेज, देन कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कर्नाटका में जी। तो ये बाबा साहब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो खड़ा हुआ, उसका एक बड़ा फायदा हमारे जैसे जो पोस्ट अम्बेडकराइट पीढ़ी जो पैदा हो गई, उस पीढ़ी को मिला। आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। सिद्धार्थ कॉलेज। यस, तो हम यही कहते हैं कि हम बाबा साहब के एजुकेशन मूवमेंट के भी प्रोडक्ट है, जो बाद में सब्सिक्वेंटली पॉलिटिकल मूवमेंट के प्रोडक्ट बने। और ये एक है कि वहाँ एक हमारा बॉम्बे में सिद्धार्थ विहार हॉस्टल था जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का था, जिसमें उस वक्त एक नई जनरेशन जो 1960 की बाद की जो जनरेशन थी, वो इतनी कमिटेड और डेडिकेटेड होती थी कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी यूथ ये एक सोशल कमिटमेंट के साथ, पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ अम्बेडकराइट आंदोलन में अपना योगदान देने की भूमिका बनाता था जी। चाहे वो अलग अलग संगठन के माध्यम से में क्यों ना हो। और उसी दरमियान मैं कांशीराम जी के माध्यम से उस रास्ते पे चला। तो हमारी भी जर्नी वो 1982 में शुरू हुई थी, जब छात्रावस्था में थे, 20-22 की उम्र होगी। 1982। अच्छा। तो 1982 जब कोई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट नहीं, 40 साल पहले नॉन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की जी। इसलिए वो गोल ओरिएंटेड थी, एक एम ओरिएंटेड थी। और वो एम और गोल ओरिएंटेड होने के कारण हमारे लिए पॉलिटिक्स ये कभी भी एक प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं रहा। लेकिन जैसा कि कहा कि एकेडमिक जो कैलिबर होना चाहिए, जैसे आपने शुरुआत की कि पढ़े लिखे लोग अक्सर पॉलिटिक्स में नहीं आते,
लेकिन प्रोफेसर हेरोल्ड लस्की की ये बात है कि उन्होंने ये जानबूझकर कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए। और बाबा साहब की भी यही बात थी एनालिसिस ऑफ कास्ट में। उन्होंने जो रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स का एनालाइज करते वक्त ये भी बात कही है कि मियरली इंटेलेक्चुअल होना एक अलग बात है और इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ इन्फ्लुएंशियल होना एक अलग बात है। तो अपने मूवमेंट में दोनों तरफ के लोग होने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल के साथ इन्फ्लुएंशियल होना एक बहुत जरूरी है जी। और बाद में उसी सिद्धार्थ कॉलेज में लॉ पढ़ाने का काम किया। फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में LLM और PhD को। तो सिद्धार्थ कॉलेज में कब से पढ़ाना शुरू? सिद्धार्थ कॉलेज में लगभग 88 से लेकर 90 तक। अच्छा, 88 से 90, 2 साल। 2 साल। और 90 से सीधे बॉम्बे यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट। That time I was appointed as a lecturer. Then subsequently I became a professor, head of the law department, University of Bombay. 20 साल पढ़ाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल। और सीधा 2011 में 20 साल पढ़ाने के बाद एजुकेशनल इनिंग को स्टॉप दिया और फिर पॉलिटिकल इनिंग को कंप्लीटली डेडिकेशन के साथ काम में लगे। लेकिन एजुकेशन के साथ पॉलिटिक्स तो हो ही सकता है। चलता भी था, शुरू में भी चला था कि तब भी मैं महाराष्ट्र का BSP का महामंत्री उस वक्त था। अच्छा थे आप। और मुझे कभी यूनिवर्सिटी ने कहीं भी तकलीफ नहीं दिया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोग भी सोच समझ कर तकलीफ देने के लिए लोग चुनते हैं। वो भी तो मैंने जब VRS ली थी तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने खुद कहा था कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, हम कोई तकलीफ नहीं दे रहे आपको, आप क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन बस वो पार्टी के एक डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते फुल टाइम। तो आपका एकेडमिक कंट्रीब्यूशन आपने क्या क्या लिखा है, मतलब किताबें? एक तो लगभग 13-14 किताबें हैं। उसमें राइट फ्रॉम ग्लिम्पसेस ऑफ सोशो कल्चरल रिवॉल्ट्स इन इंडिया, वहां से लेकर बाबा साहब की संविधान सभा की जर्नी है, जिसको एक 700 पेज के बुक में मैंने द मैन हु कोडिफाइड इंडियन इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये इंग्लिश में है, कई सारी मराठी में है और कई सारी किताबें गुजराती में ट्रांसलेट है, मलयालम में ट्रांसलेट है, तमिल में ट्रांसलेट है। कांशीराम जी के ऊपर लेटेस्ट मोनोग्राफ है जो 15 मार्च 2022 को आई। और एकेडमी में जैसे ग्लोबल लॉ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो LLM के स्टूडेंट्स वो बुक्स रेफर करते हैं। और अभी लेटेस्ट आ रही है लीडिंग केसेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फ्रॉम 1950 टू 2022। तो एक वो लंबा जर्नी है। और खुद की मेरी इतना आप लिख रहे हैं और पॉलिटिक्स से भी तालमेल बिठा के समय कैसे निकालते हैं? लोग समय का रोना रोते रहते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट एक आर्ट है और ये बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और लेकिन जिनके पास टाइम है वो सदुपयोग नहीं करते। तो दोनों बातें हैं। तो हमने टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत जरूरी है। अगर हम बाबा साहब को अपना रोल मॉडल मानते हैं तो बाबा साहब ने क्या किया? सोशल एक्टिविज्म है, एकेडमिक्स है, पॉलिटिक्स है, डायलॉग है, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रगल है, नेगोशिएशन प्रोसीडिंग्स है, रिप्रेजेंटिंग टू द गवर्नमेंट है। क्या नहीं किया? अगर बाबा साहब को हम अपना रोल मॉडल मानते हैं तो वी मस्ट लर्न दोज आर्ट्स। बाबा साहब की वो कला बाबा साहब के चेलों ने सीखनी चाहिए। और इसलिए इवन PhD में मेरे अंडर 24 PhD लॉ में होते हैं। ग्रेट। अब 20 साल के अंदर 24 PhD पैदा करना ये भी मुश्किल वाला काम है, लेकिन काफी लोगों को इनकरेज करना, इंस्टीट्यूशनलाइज करना, ये हार्डकोर एकेडमिक्स का काम होता है। और उस फ्रंट में भी हमारे बंदे कहीं कमजोर नहीं होने चाहिए, वो भी एक रोल मॉडल होने चाहिए। राइट। ये बताइए माने साहब कि आप लंबे समय तक कांशीराम जी के साथ थे, मतलब 82 से लेकर 2003 या बीमार होने तक। यस। मतलब 20 साल से ज्यादा। बिल्कुल। कुछ हाइलाइट्स जिसको आप याद करना चाहें और आने वाले जनरेशन को पास ऑन करना चाहें। ये अच्छा सवाल आपने रखा, क्योंकि नए जनरेशन है उनको कुछ बेसिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ कांशीराम मूवमेंट इसके बारे में कुछ गलत फहमी या सही जानकारी नहीं है। जो उसने आपने कहा कि जिसको हम एक 5 विशेषता है अगर गिनने की कोशिश करें तो कांशीराम जी वाज अ नेवर पॉलिटिशियन। दिस इज द फर्स्ट टाइम। अब ये मैं जवाब जब दे रहा हूँ तो मैं यही सवाल ये दर्शकों को ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप बाबा साहब को पॉलिटिशियन कहोगे? तो जो पॉलिटिक्स की परिभाषा हम समझते हैं उस पॉलिटिक्स की परिभाषा में ना बाबा साहब बैठते ना कांशीराम जी बैठते हैं।
बेसिकली कांशीराम वॉज अ मिशनरी मैन, अ मैन ऑफ द मूवमेंट, और उनके लिए पॉलिटिक्स एक जरिया था, माध्यम था, साधन था। दे नेवर थॉट कि हमारी अल्टीमेट एम पॉलिटिक्स है, तो उसके लिए नहीं, समाज को बदलाव लाने के लिए पावर का हथियार इस्तेमाल होना चाहिए। ये हमने सम्राट अशोक और राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, ये दो मॉडल है, इनसे सीखना चाहिए कि सम्राट अशोक ने जिस तरह पावर का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्मेशन किया, और राजर्षि शाहू जी महाराज जिन्होंने पावर का इस्तेमाल करके 85 बहुजन का जिस तरह से कल्याण किया, सो दैट वी मस्ट लर्न एंड एक्सेप्ट एज द मॉडल। तो ये एक विशेषता है। दूसरी, सेकेंडली, कांशीराम जी वॉज नेवर कन्वेंशनल टाइप ऑफ पॉलिटिशियन। अब देखो, मैंने पहले पॉलिटिशियन करके उनको रिजेक्ट किया, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि ही वॉज अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियंस। अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स, इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी सुप्रीम लेवल का स्ट्रेटेजिस्ट हो सकता है, वही अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स कर सकता है। कब क्या डिसीजन लगा पता नहीं। जैसे अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स मतलब अपोजिशन कैनॉट जज हिम, अपोजिशन के फोर्सेस उनको जज नहीं कर सकते। जैसे कांशीराम जी ने हथियार ढूंढे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। अब भारत के प्रजातंत्र में इस तरह के स्लोगन पहली बार आए ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, ये कितनी बड़ी बात है। यही फिलोसॉफिकल लेवल पे हम कहीं और ऊंची बात कहे तो फिर थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन इससे जो जन चेतना पैदा की, या मंडल को लेकर जब उन्होंने बात कही कि मंडल से लेंगे सीएम पीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, मंडल से लेंगे एसपीडीएम, तो ये जो उन्होंने जिस तरह के टेक्निक अपनाए, और एक कैडर बेस्ड मूवमेंट बाबा साहब के बाद बनाने वाला, वो अनूठा और एक में वो नेता रहा, बाकी किसी को नहीं आया। और उसके बाद में जो बहुजन फ्रेमवर्क है, फुले के बाद बहुजन फ्रेमवर्क कौन करता है? बाबा साहब करते हैं। और बाबा साहब के बाद बहुजन फ्रेमवर्क कौन करते हैं? तो कांशीराम करते हैं। बाबा साहब भी कर नहीं पाए, बाबा साहब को समय नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो प्लान रखा था रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से, तो वो उनका बहुजन कंसेप्ट का ही था, लेकिन उनको समय नहीं मिला। लेकिन पोस्ट अम्बेडकर पीरियड में कांशीराम छोड़कर ये कोई नहीं कर पाया, और जितने पढ़े लिखे लोगों का इस्तेमाल मूवमेंट के लिए कांशीराम जी ने किया, उतना भी किसी को नहीं आया। तो ये कांशीराम जी की कई विशेषता है, इसके लिए उनको सफलताएं मिली। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ आवर प्रेजेंट जनरेशन या जो लोग हैं, वो कांशीराम जी के मॉडल को उतनी गंभीरता से नहीं देखते, एक चिंतक के रूप से, एक रिसर्च के रूप में वो देखते नहीं। ये हमारी कमियां है। नेक्स्ट क्या याद करना चाहेंगे? एक है कि कांशीराम जी की इच्छा थी कि ये भारत फिर एक बार प्रबुद्ध भारत के रास्ते पे चले। उन्होंने घोषणा भी किया था कि हम बुद्धिज्म, और इसलिए उनकी इच्छा थी कि जब बाबा साहब का जो कन्वर्जन मूवमेंट 1956 में नागपुर में हुआ, उसको जब 50 साल होंगे, तो कम से कम 5 करोड़ लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। अब उनकी बौद्ध धर्म की भाषा भी कई लोगों को समझ में नहीं आती, वो ट्रेडिशनल बुद्धिज्म को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वही बाबा साहब के मेथोडोलॉजी के तहत, जिस बाबा साहब ने बुद्धायनिक धम्मा में कहा है कि द पर्पस ऑफ द धम्मा इज टू रिकंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड, समाज की पुनर्रचना करना। तो समता, स्वातंत्र्य, भाईचारा, बंधुता के आधार पर एक नए समाज का निर्माण करना, दैट्स द बेसिक टास्क ऑफ बुद्धिज्म। उसको देखकर कांशीराम जी बुद्धिज्म के ऊपर चल रहे होते। उन्होंने कभी कन्वर्जन नहीं किया, लेकिन बाय फेथ ही वाज अ बुद्धिस्ट। लेकिन उनको 2003 में अचानक स्ट्रोक आना, बीमार होना, और फिर 50 साल के कारण उनका जो कन्वर्जन मूवमेंट का टारगेट पीछे गया, वरना और एक तस्वीर नए सिरे से बन सकती थी, जिससे एक बड़ा नुकसान बहुजन मूवमेंट का हुआ। चलिए, एक दो सवाल और जी। आपने बीएसपी क्यों छोड़ा? आप तो टॉप लेवल पे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं पार्टी के, क्यों छोड़ दिया? एक तो पहली बात है कि हम जब जुड़े कांशीराम जी के साथ, तब कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस लेकर नहीं जुड़े थे, तब कोई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ही नहीं था, क्योंकि हम जुड़े 81-82 में नॉन पॉलिटिकल मिशनरी इन्वायरमेंट में हम लोग जुड़े। तो हमारे लिए कोई पॉलिटिक्स का एमपी एमएलए कोई बड़ी पोस्ट नहीं थी। और हम जब यूनिवर्सिटी जैसे इतनी बड़े पोस्ट छोड़कर आते हैं, तो कोई ये छुट भैया एमपी एमएलए, इसके लिए हमारी कोई ये अपनी मंशा नहीं होती।
सवाल है कि हम लोग अपनी जिंदगी कुछ मकसद के लिए लगते हैं और जब वो मकसद दूर जाता हुआ नजर आता है, जब वो मकसद दूर जाता हुआ नजर आता है तो आपको अल्टरनेट वे के तलाश में जाना ही पड़ता है। एक लोग कुछ पसंद करेंगे, घर में चुपचाप बैठे, लेकिन हार्डकोर एक्टिविस्ट अगर है आप तो कभी भी आप घर में नहीं बैठ सकते। हार्डकोर एक्टिविस्ट कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा और घर में भी नहीं बैठेगा। ही विल ट्राई टू फाइंड आउट एन अल्टरनेट मॉडल। राइट। और इसीलिए मैंने मायावती जी के साथ 2003 से लेकर 2014 तक काम किया एज ए नेशनल जनरल सेक्रेटरी। देश के लगभग आधे दक्षिण के राज्यों का प्रभारी रहा। लेकिन 2012 के बाद जिस तरह बीएसपी की हार हुई, खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और 2012 के बाद 2015 के बाद कई स्टेट के इलेक्शन और 2017 इसके कई इलेक्शन, ये जो पीरियड है वो नेशन वाइड डाउनफॉल बीएसपी का हो गया। आपने रिजाइन कब किया था? हाँ, ये जब 2012 से प्रोसेस शुरू हुई, देन 2000 रिपेयर करने के सारे अटेम्प्ट जब फेल हो गए, रिपेयर करने के, क्योंकि कहीं नहीं ये जनरेशन समझती है कि हम सारे लोग मायावती के चरण में झुक जाते थे क्या, तो मैं उसमें नहीं था, क्योंकि ना मैं कभी एमपी के लाइन में था ना एमएलए के लाइन में, किसी मेहरबानी के लाइन में मैं कभी था ही नहीं। इसलिए 2 साल हमने उसको रिफॉर्म करने की बहुत कोशिश की, और जब रिफॉर्म करने की कोशिश असफल नजर आई तो जिस नेता के साथ हमने 10-12 साल किया है तो उसको गंदा गाली या उसके साथ मतभेद प्रकट करने की बजाय चुपचाप अलग होकर, मतलब बताकर सीधे 2014 में हम मायावती से अलग हो गए, और फिर पूरे महाराष्ट्र के वर्कर के सम्मति के साथ एक कलेक्टिव डिसीजन के तहत फिर 2015 में 9 अक्टूबर 2015 जो कांशीराम जी का मेमोरियल डे है, वो नागपुर के ऐतिहासिक एक बड़ा ग्राउंड है कस्तूरचंद पार्क। ये बड़े ग्राउंड में कई पार्टियों के नेताओं के मौजूदगी में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया, जिसको आज हम महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ गुजरात में दोनों स्टेट में चला रहे। अच्छा, वाह। तो चुनाव लड़े थे विधानसभा का पिछला? यस, वैसे लोकसभा भी लड़े। अच्छा। लेकिन लोकसभा में बहुत तगड़ी मार पड़ी, ज्यादा वोट नहीं पड़े, लेकिन गडकरी के खिलाफ नागपुर में लड़े। लेकिन उसके बाद जब महाराष्ट्र की विधानसभा की चुनाव अभी 2019 में आई, तो एंटी बीजेपी एक कोएलिशन महाराष्ट्र में बना। उस कोएलिशन का मेरी पार्टी भी हिस्सा रही। उसमें फिर कांग्रेस, राष्ट्रवादी, फिर महाराष्ट्र के तमाम सारी जनता दल, शेकाप वगैरह ऐसे जो पीसंस एंड वर्कर पार्टी, इस तरह के लगभग 13-14 दल हम लोगों का एक महाराष्ट्र का एक अलायंस बना। उस अलायंस में भी 3 सीटें पार्टी को अलायंस चुनाव लड़ने के लिए मिली थी, और उसमें खुद मैं अभी वर्तमान महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है उसका बेटा, उनके खिलाफ बॉम्बे से वर्ली चुनाव क्षेत्र से लड़े। 22,500 वोट पड़े थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अलायंस में थे, कोएलिशन पार्टी, तो उनके खिलाफ क्यों लड़े? नहीं, तब ये शिवसेना अलायंस में नहीं थी। अच्छा, तब शिवसेना और बीजेपी एक साथ थे। ओके। और बाकी सारे दल हम इकट्ठे थे। शिवसेना चुनाव के बाद अलायंस में आ गई, तो शिवसेना चुनाव पूर्व नहीं थी, इसलिए उनके खिलाफ लड़ना पड़ा। लेकिन एक है कि अम्बेडकराइट आंदोलन के लोगों ने पॉलिटिक्स में लोहा लेने की आदत को छोड़ना नहीं चाहिए। कितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हो, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके सामने सीना तान के खड़े रहने की औकात, हिम्मत और ताकत दिखाने की जरूरत है, जो अक्सर आजकल उत्तर भारत में हम थोड़ा कम देखने को नजर मिलता है। तो अभी आपके पार्टी के कोई एमएलए है कि नहीं? नहीं, एमएलए तो नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि एक ही पहला था अभी एमएलए का चुनाव। 5 साल में अकाउंट खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, आपको पॉलिटिकल करियर, बेहतर करियर के लिए शुभकामनाएं। लेकिन चलते चलते जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए क्या मैसेज है? 2 क्लियर कट मैसेज है कि व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले लोग कभी हारना नहीं चाहिए। उन्होंने वो मनोमन बात को बेसिक फंडामेंटल के साथ एक्सेप्ट करनी चाहिए। दूसरी, अपने जीते जी सब कुछ सफलता ही मिलेगी इस भ्रम में भी रहना चाहिए। अपने हिस्से का काम करना चाहिए, अपना रोल अदा करना चाहिए। और तीसरी बात, जब फुले शाह अम्बेडकर के आंदोलन के हम प्रोडक्ट है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। बाबा साहब की हमारे से कुछ अपेक्षा ही थी, उस अपेक्षा के अनुरूप जितना आपके बन सकते उतना तो योगदान देना चाहिए। और एक है
कि रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन हमेशा एक दूसरे का पीछा करती रहती है। ये भी समझना नहीं चाहिए कि कभी के ब्राह्मणवाद अमर पट्टा लेकर इस भारत भूमि पे आया है। बुद्धिज्म के समय में उसको भी बर्खास्त कर दिया था, वापस आ गया। तो इस भूमिका के साथ भी आगे चलना चाहिए कि आने वाला ब्राह्मणवाद भी कोई परमानेंट नहीं होगा और राजनीति में तो किसी का विक्ट्री भी और किसी का डिफेक्ट भी परमानेंट नहीं होता। तो हमारे लोगों ने इस बात को समझकर बाबा साहब का जो आखिरी मैसेज है, कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर, तो ये पावर स्ट्रक्चर के हासिल करने के बजाय छोटे मोटे आंदोलन में लग जाएं तो हमेशा चैरिटी मांगते रहोगे और राजनीति में मजबूत बनोगे तो पैरिटी के साथ एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। आज जो दलित बैकवर्ड राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसको कैसे मापते हैं? अपनी पार्टी को छोड़ दिए, सोशल साइंटिस्ट जो हिंदी प्रदेश में खास तौर से है, उसको कैसे आप असेस करते हैं? एक तो बीएसपी के डिबैकल के बाद जिसका पूरा का पूरा जो ठिकरा है वो मायावती के सर पे फूटता है। किसी को पसंद लगे ना लगे, उनकी नाकामयाबी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन जो भी है, उसका ठिकरा उनके सर पे जाता है। क्योंकि दलित पॉलिटिक्स की आइडेंटिटी नॉर्थ इंडिया में बीएसपी के कारण ही मिली थी, यह सच्चाई है। चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो। और इसलिए नॉर्थ इंडिया में भी एक बड़ी वैक्यूम है। महाराष्ट्र में मैंने कहा कि दलित पॉलिटिक्स सफल नहीं है, लेकिन दलित प्रेशर ग्रुप के रूप में दलित मूवमेंट एक काम करती है वहाँ। दलित पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिकल लीडर, मैं नहीं कहता कि वो सफल है, लेकिन एक अम्बेडकराइट प्रेशर ग्रुप फोर्स वहाँ काम करता है। क्या अब वो फोर्स नॉर्थ इंडिया में इमर्ज हो रहा है? क्या वो कंसोलिडेट हो रहा है? ये बड़े चिंता के सवाल है। बहुजन आंदोलन के कारण एक अपेक्षा के अनुरूप नव चेतना पैदा हुई है, उसको कोई नकार नहीं सकता। चाहे क्रेडिट कांशीराम जी को दे दे, आप मायावती को दे दे या और किसी को दे दे, लेकिन उस नव चेतना को बरकरार रखना या उसमें बढ़ोतरी करना, ये एक चैलेंज नॉर्थ इंडिया में बड़े पैमाने पे है। और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आप जैसे बुद्धिजीवी को भी सिर्फ यूनिवर्सिटियां नहीं, तो ये एक अम्बेडकराइट मूवमेंट, ये भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो इस बड़े यूनिवर्सिटी की भी केयर और ख्याल हम सभी लोगों को लेना चाहिए। चलिए, तो ये थे डॉक्टर सुरेश माने साहब। पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया सर अम्बेडकरनामा में आने के लिए, और बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम।